दोस्तों नमस्कार, हिंदी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए हिंदी विषय के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नए प्रश्नों को देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी आचार्य वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी जीव गोस्वामी। आपको बताना है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। सखी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है जिसे स्वामी हरिदास ने की थी, जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। इसके भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखा मानकर उसकी उपासना करते हैं। इसके भक्त अपने आप को श्री कृष्ण का सखा मानकर उनकी उपासना करते हैं। अगला प्रश्न है, आलमारी किस भाषा का शब्द है? आलमारी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी रूसी, ऑप्शन डी फ्रेंच। उत्तर होगा ऑप्शन ए पुर्तगाली। आलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, घनानंद कवि के दीक्षा गुरु का नाम है? घनानंद कवि के दीक्षा गुरु का नाम है। ऑप्शन ए वृंदावन देव, ऑप्शन बी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो बताना है कि घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे। उत्तर होगा ऑप्शन ए वृंदावन देव। वृंदावन देव, घनानंद के दीक्षा गुरु वृंदावन देव थे। घनानंद कवि के दीक्षा गुरु का नाम वृंदावन देव है। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। उन्हें ब्रजभाषा प्रवीण कहा जाता है एवं उन्हें प्रेम की यातना का कवि भी कहा जाता है। देखिए, घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। उन्हें ब्रजभाषा प्रवीण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रजभाषा प्रवीण। उन्हें प्रेम की यातना का कवि भी कहा जाता है। प्रेम की यातना का कवि भी कहा जाता है। घनानंद के छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। घनानंद के छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न मुस्लिम कवियों में से किस कवि ने कृष्ण परक रचनाएं लिखी हैं? निम्न मुस्लिम कवियों में से किस कवि ने कृष्ण परक रचनाएं लिखी हैं? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी मंझन, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। आपको बताना है कि निम्न में से किस मुस्लिम कवि ने कृष्ण परक रचनाएं लिखी हैं। उत्तर होगा ऑप्शन सी रहीम। उपरोक्त मुस्लिम कवियों में थे रहीम, जिनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना ने कृष्ण परक रचनाएं लिखी हैं। उपरोक्त मुस्लिम कवियों में रहीम दास, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, ने कृष्ण परक रचनाएं लिखी हैं। मदनाष्टक रहीम की एक कृति है जिसका वर्ण विषय भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है। उनकी यह कृति संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैलियों में रचित है। मदनाष्टक रहीम की एक कृति है जिसका वर्ण विषय भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है। उनकी यह कृति संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रचित है। मदनाष्टक कृति में रहीम जी ने मालनी छंद का प्रयोग किया है। मदनाष्टक कृति में रहीम दास ने मालनी छंद का प्रयोग किया है। रहीम दास जी की प्रमुख अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार सतसई, रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, रास पंचाध्यायी, रहीमन विनोद, रहीमन शतक, रहीमन विलास, रहीमन चंद्रिका और रहीमन कवितावली। रहीम दास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? श्रृंगार सतसई, रहीम रत्नावली, रास पंचाध्यायी, रहीमन विनोद, रहीमन शतक, रहीम विलास, रहीमन चंद्रिका, रहीम कवितावली आदि। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है, नीचे 4 कथन दिए गए हैं और इनमें बताना है कि आपको इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए प्रयोगवादी कविता मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। प्रयोगवादी कविता मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ऑप्शन बी प्रयोगवादी कविता यथार्थवादी है। ऑप्शन सी प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता है। ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता है, यह कथन असत्य है। प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता है, यह कथन असत्य है। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। प्रयोगवाद के संदर्भ में विकल्प सी अर्थात
प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता, यह कथन असत्य है, जबकि प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय व्यक्ति के जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय व्यक्ति के जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद को प्रतीकवाद भी कहा जाता है। प्रतीकवाद भी कहा जाता है। प्रयोगवादी कविता नवीन प्रतीक विधान से युक्त है। प्रयोगवादी कविता नवीन प्रतीक विधान से युक्त है, इसीलिए इसे प्रतीकवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? किस आलोचक ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किस आलोचक ने कहा था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के सिद्धांतों की बुनियादी पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के सिद्धांतों की बुनियादी पुस्तक है। इस पुस्तक में द्विवेदी जी ने कबीर के फक्कर व्यक्तित्व, घर फूक, मस्ती और क्रांतिकारी विचारधारा के कारण कबीर ने उन्हें विशेष रूप से आकृष्ट किया। कबीर अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में कहने की हिमायती थे। इसी कारण से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। अगला प्रश्न है, यह नाटक वस्तुतः महेंद्र नाथ के जीवन की प्रतिछाया ही है। वह बेरोजगार है, बेसहारा और निरर्थक होने का एहसास उसकी अंतःचेतना में गहरे तक बस गया है। यह कथन किस नाटक का है? एक कथन दिया गया है। कथन क्या है कि यह नाटक वस्तुतः महेंद्र नाथ के जीवन की प्रतिछाया ही है। वह बेरोजगार है, बेसहारा और निरर्थक होने का एहसास उसकी अंतःचेतना में गहरे तक बस गया है। यह कथन किस नाटक का है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अंधा युग, ऑप्शन बी सिंदूर की होली, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी आधे अधूरे। तो यह कथन किस नाटक का है, यह आपको बताना है। उत्तर होगा ऑप्शन डी आधे अधूरे। उपरोक्त जो कथन है वो आधे अधूरे नाटक का है। उपरोक्त कथन मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे का है। आधे अधूरे एक मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। कैसा नाटक है? एक मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। इसमें 3 स्त्री पात्र और 5 पुरुष पात्र हैं। तथा 5 पुरुष पात्र हैं। इस नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक ही पुरुष 4 पुरुषों की भूमिका मात्र वस्त्र परिवर्तन के आधार पर करता है। इस नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एक ही पुरुष 4 पुरुषों की भूमिका वस्त्र परिवर्तन के आधार पर करता है। पुरुष 1 महेंद्र नाथ, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन और पुरुष 4 जुनेजा के रूप में चित्रित है। पुरुष 1 महेंद्र नाथ, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन और पुरुष 4 जुनेजा के रूप में चित्रित है। शेष पुरुष पात्र मनोज है। 3 स्त्री पात्र है, सावित्री, बिन्नी एवं किन्नी। 3 स्त्री पात्र सावित्री, बिन्नी एवं किन्नी। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में अंधेरा प्रतीक है। तमस उपन्यास में अंधेरा प्रतीक है। ऑप्शन ए अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग और सांप्रदायिक विभीषिका का। ऑप्शन बी रात्रि के अंधकार में दुखद जीवन का। ऑप्शन सी स्वतंत्रता पूर्व मानव की कुत्सित और स्वार्थी प्रवृत्ति का। ऑप्शन डी अंग्रेजी की विषभरी कूटनीति का। तो आपको बताना है कि तमस उपन्यास में अंधेरा किसका प्रतीक है। उत्तर होगा ऑप्शन ए अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग और सांप्रदायिक विभीषिका का प्रतीक है अंधेरा। तमस उपन्यास में अंधेरा अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग और सांप्रदायिक विभीषिका का प्रतीक है। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास तमस में अंधेरे का प्रतीक अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग और सांप्रदायिक विभीषिका का है। भीष्म साहनी की पहचान तमस उपन्यास से बनी, जो देश विभाजन के समय में सांप्रदायिक तनाव की विभीषिका पर आधारित है। भीष्म साहनी स्वयं इस विभीषिका के शिकार हुए थे, अतः इसमें उनकी पीड़ा भी सजीव हो उठा है।
बताया गया है कि भीष्म साहनी की पहचान जो है तमस उपन्यास से बनी, जो देश विभाजन के आधार समय हुए सांप्रदायिक तनाव की विभीषिका पर आधारित है। भीष्म साहनी स्वयं इस विभीषिका के शिकार हुए थे, अतः इसमें उनकी पीड़ा भी सजीव हो उठा है। तमस को उस अंधकार का प्रतीक कहा गया है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। तमस को उस अंधकार का, यानी कि अंधेरा, तमस का मतलब होता है अंधेरा, तो अंधेरा कहिए या तमस को उस अंधकार का प्रतीक कहा गया है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किस उपन्यास का अंश है? सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है। हम यदि हर घटना के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। कथन दिया गया है, कथन यह है कि सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है, यदि हर घटना के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। ऑप्शन ए टोपी शुक्ला, ऑप्शन बी तमस, ऑप्शन सी मैला आंचल, ऑप्शन डी गोदान। आपको बताना है कि किस उपन्यास का ये कथन है। उत्तर होगा ऑप्शन बी तमस। तमस उपन्यास से लिया गया है ये कथन। उपरोक्त कथन तमस उपन्यास का अंश है। तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। अन्य विकल्पों के लेखक हैं जैसे टोपी शुक्ला 1969 में लिखित है, इसके लेखक हैं राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रजा। मैला आंचल 1954 में लिखा गया, इसके लेखक हैं फरीश्वर नाथ रेणु। गोदान 1936 में लिखा गया, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन ए विचार और वितर्क, ऑप्शन सी कुटज, ऑप्शन सी कल्पलता, ऑप्शन डी रस आखेटक। आपको बताना है कि इन चार निबंधों में से कौन सा निबंध डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन डी रस आखेटक। रस आखेटक हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। तो ये किसका निबंध है? रस आखेटक निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय का है। रस आखेटक निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय का है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, अंधेरे में रचना का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था? अंधेरे में रचना का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था? ऑप्शन ए आशंका के दीप अंधेरे में, ऑप्शन बी संभावना के दीप, ऑप्शन सी आशंका के खंडहर, ऑप्शन डी नदी के दीप। आपको बताना है कि अंधेरे में जो कविता है वह उसका प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था। उत्तर होगा ऑप्शन ए आशंका के दीप अंधेरे में। आशंका के दीप अंधेरे में। अंधेरे में रचना का प्रथम प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अंधेरे में रचना का प्रथम प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक है। अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम कविताओं में से एक है। अंधेरे में मुक्तिबोध की सबसे लंबी और अंतिम कविता है। अंधेरे में मुक्तिबोध की सबसे लंबी और एवं अंतिम कविता है। अंधेरे में कविता का प्रकाशन कल्पना पत्रिका के नवंबर 1964 के अंक में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अंधेरे में कविता का प्रकाशन कल्पना पत्रिका के नवंबर 1964 के अंक में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। वर्ष 1964 में ही मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में मुक्तिबोध के कहने पर इस कविता को केवल अंधेरे में नाम से संकलित किया गया। बताया गया है कि 1964 में ही मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में मुक्तिबोध के कहने पर इस कविता को केवल अंधेरे में नाम से संकलित किया गया। अंधेरे में कविता में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया गया है। अंधेरे में कविता में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया गया है। चाँद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह का संपादन श्रीकांत वर्मा ने किया था। चाँद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह का संपादन श्रीकांत वर्मा ने किया था। इस संग्रह में कुल 28 कविताएं हैं। इस काव्य संग्रह में कविताओं के चुनाव में अशोक वाजपेयी ने श्रीकांत वर्मा की सहायता की थी। इस काव्य संग्रह में कविताओं के चुनाव में अशोक वाजपेयी ने श्रीकांत वर्मा की सहायता की थी। अगला प्रश्न है, प्रख्यात समीक्षक नामवर सिंह द्वारा अपने छोटे भाइयों को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? प्रख्यात समीक्षक नामवर सिंह द्वारा अपने छोटे भाइयों को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए शिखर पुरुष, ऑप्शन रोज नामचा, ऑप्शन सी चिट्ठी रस, ऑप्शन डी काशी के नाम। उत्तर होगा ऑप्शन डी
काशी के नाम प्रख्यात समीक्षक नामवर सिंह द्वारा अपने छोटे भाइयों को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह काशी के नाम 2006 में प्रकाशित हुआ। प्रख्यात समीक्षक नामवर सिंह द्वारा अपने छोटे भाइयों को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह काशी के नाम से प्रकाशित हुआ। उनका अन्य पत्र संग्रह का नाम है तुम्हारा नामवर। उनका नामवर सिंह के अन्य पत्र संग्रह का नाम है तुम्हारा नामवर। अगला प्रश्न है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, चंदन की सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी श्री लाल शुक्ल, ऑप्शन डी फरीश्वरनाथ रेणु। इसमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, चंदन की सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया, यह कथन किसका है? उत्तर होगा ऑप्शन डी फरीश्वरनाथ रेणु। फरीश्वरनाथ रेणु का कथन है। उपरोक्त कथन फरीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के संदर्भ में कहा गया है। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। इसके केंद्र में है बिहार का पूर्णिया जिला, जो काफ़ी पिछड़ा है। इस संदर्भ में रेणु कहते हैं, इसमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और इसके केंद्र में है बिहार का पूर्णिया जिला, जो काफ़ी पिछड़ा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किनकी वाणियों की भाषा को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण संध्या या संध्या भाषा कहा गया है? इनमें से किनकी वाणियों को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण संध्या या संध्या भाषा कहा गया है? ऑप्शन ए संत, ऑप्शन बी सूफी, ऑप्शन सी सिद्ध, ऑप्शन डी नाथ। उत्तर होगा ऑप्शन सी सिद्ध। ऑप्शन सी सिद्ध। सिद्ध वाणियों की भाषा को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण संध्या या संध्या भाषा कहा गया है। सिद्धों की भाषा में उलटवासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। इनकी भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा गया है। संध्या या संध्या भाषा सिद्धों द्वारा अपनी अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त भाषा है। संध्या भाषा सिद्धों द्वारा अपनी अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त भाषा है। इसमें प्रतीकों के सहारे अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है। इसलिए इसका तात्पर्य प्रतीकों के खुलने पर ही प्रकट होता है। सिद्धों ने अपनी रचनाएं मुख्यतः अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में की हैं। इस भाषा की सरलता के कारण ही गोरखनाथ ने अपने नाथ संप्रदाय में भी इस भाषा का प्रयोग किया। कबीर आदि संत कवियों ने भी संध्या भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। कबीर की ऐसी ही भाषा को उलटवासी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली समरगुप्त द्वारा छायावादी शैली की कविताएं किस रचना में संकलित हैं? मैथिली समरगुप्त द्वारा छायावादी शैली की कविताएं किस रचना से संकलित हैं? ऑप्शन ए झंकार, ऑप्शन बी सिद्धराज, ऑप्शन सी अनघ, ऑप्शन डी भारत भारती। मैथिली समरगुप्त द्वारा लिखित छायावादी शैली की कविताएं झंकार 1929 रचना में संकलित है। मैथिली समरगुप्त द्वारा लिखित छायावादी शैली की कविताएं झंकार 1929 रचना में संकलित है। राष्ट्र कवि मैथिली समरगुप्त की प्रस्तुत कविता झंकार में छायावादी कवियों जैसी शब्द योजना, भावाभिव्यक्ति एवं चेतना दिखलाई पड़ती है। राष्ट्र कवि मैथिली समरगुप्त की प्रस्तुत कविता झंकार में छायावादी कवियों जैसी शब्द योजना, भावाभिव्यक्ति एवं चेतना दिखलाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूल में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए, वही छूट गया और बिखर गया। एक मनोहर स्वप्न, आह वही जो मेरे इस जीवन का पाथेय रहा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी मातृगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी बंधु वर्मा। उत्तर होगा ऑप्शन बी मातृगुप्त। ऑप्शन बी मातृगुप्त। उपरोक्त कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक स्कंदगुप्त से है। स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य प्रसाद जी स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार और कर्म क्षेत्र में डटकर अपने कर्तव्यता का पालन करना, संकुचित भावनाओं का परित्याग करके और त्याग व बलिदान द्वारा कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना एवं इन दोनों
के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का कार्य करना है। स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देवताओं की श्रेणी के पात्र एक, इस श्रेणी में स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधुवर्मा, प्रणदत्त आते हैं। देवता श्रेणी के पात्र में कौन कौन आते हैं? स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधुवर्मा, प्रणदत्त। दानव श्रेणी के पात्र, इस श्रेणी में भट्टार्क, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और विजया आदि आते हैं। एवं मानव श्रेणी वाले पात्र, इसमें सर्वनाग और जयमाला के नाम इसमें मुख्य हैं। मानव वृत्ति वाले पात्र, इसमें सर्वनाग और जयमाला के नाम इसमें मुख्य हैं। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सूफी कवियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। ऑप्शन बी, सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी, सूफी परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। ऑप्शन डी, सूफी कवियों के काव्य ग्रंथों में प्रेम तत्व की प्रधानता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है या असत्य है। उत्तर होगा ऑप्शन बी, सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये कथन असत्य है। सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये कथन असत्य है। सूफी कवियों के संबंध में विकल्प बी का कथन अर्थात सूफी कवियों केवल राजाओं के दरबारी थे, गलत है, बल्कि अन्य सभी विकल्प सूफी कवियों के संबंध में सत्य हैं। जैसे सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया, सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया, ये सही है। सूफी कवियों ने भारतीय महाकाव्य की सर्गबद्ध शैली का स्थान पर फारसी मसनवी शैली को अपनाया। सूफी कवियों ने भारतीय महाकाव्य की सर्गबद्ध शैली की जगह मसनवी शैली को, फारसी की मसनवी शैली को अपनाया। इस शैली में कथा सर्गों में विभक्त न होकर लगातार चलती रहती है। मसनवी शैली में कथा सर्गों में विभक्त न होकर लगातार चलती रहती है। इसके अतिरिक्त इस शैली में सारा काव्य एक ही छंद में लिखा जाता है। मसनवी शैली में सारा काव्य एक ही छंद में लिखा जाता है, परंतु सूफी कवियों ने दोहा चौपाई के रूप में 2 छंदों का प्रयोग किया है। परंतु सूफी कवियों ने दोहा चौपाई के रूप में 2 छंदों का प्रयोग किया है। मसनवी शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम ईश वंदना, हजरत मोहम्मद की स्तुति, तत्कालीन शासक की प्रशंसा तथा गुरु की महिमा का निरूपण है। मसनवी शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम ईश वंदना की जाती है, हजरत मोहम्मद की स्तुति, तत्कालीन शासक की प्रशंसा तथा गुरु की महिमा का निरूपण। सूफी परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचना है। सूफी परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। सूफी कवियों ने भाषा के रूप में पूर्वी अवधि का प्रयोग किया है। सूफी कवियों ने भाषा के रूप में पूर्वी और अवधि का प्रयोग किया है। जो छंद के रूप में इसके द्वारा दोहे चौपाई का प्रयोग बड़ा समीचीन है, क्योंकि अवधि के अनेक छंद जो उसमें बहुत फबते हैं। अलंकार में इन कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति और उत्प्रेक्षा है। देखिए, जो सूफी कवि हैं उन अलंकार का उनका सबसे प्रिय अलंकार जो है समासोक्ति और उत्प्रेक्षा है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति और उत्प्रेक्षा है। इसके अलावा उपमा, रूपक, विरोधाभास आदि अलंकार भी बहुत सुंदर रूप से प्रयुक्त हुए हैं। सूफी कवियों के काव्य ग्रंथों में प्रेम तत्व की प्रधानता है। सूफी कवियों के काव्य ग्रंथों में प्रेम तत्व की प्रधानता है। सूफियों ने इश्क मिजाजी यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया है। सूफी कवियों ने इश्क मिजाजी के माध्यम से यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया है। सूफी कवि मुख्यतः मुसलमान थे, परंतु उन्होंने अपने काव्य में प्रेम का चित्रण भारतीय संस्कृति में उर्वशी, पुरुरवा आख्यान, नल दमयंती आख्यान, उषा, अनिरुद्ध, राधा कृष्ण आदि के रूप में प्रस्तुत किया है। बताया गया है कि सूफी कवि मुख्यतः मुसलमान थे, परंतु उन्होंने अपने काव्य में प्रेम का चित्रण भारतीय संस्कृति में उर्वशी, पुरुरवा आख्यान, नल दमयंती, उषा, अनिरुद्ध, राधा कृष्ण आदि के रूप में प्रस्तुत किया है। सूफी काव्यधारा, सूफी शब्द सूफ से बना है अर्थात पवित्र, यानी कि सूफी जो शब्द है वो सूफ से बना है जिसका अर्थ होता है पवित्र। सूफी लोग सफ़ेद जोगे
पहनते हैं। सूफी लोगों का आचरण पवित्र एवं शुद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेव। सूरदास की मृत्यु से शोकार्त होकर किसने यह कथन कहा? ऑप्शन ए श्री वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी गोविंद स्वामी, ऑप्शन सी गोस्वामी विट्ठलनाथ, ऑप्शन डी चतुर्भुज दास। उत्तर होगा ऑप्शन सी गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री विट्ठलनाथ जी ने सूरदास की मृत्यु के समय इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विट्ठलनाथ जी। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक विट्ठलनाथ जी सूरदास की मृत्यु के समय इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा। इनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेव। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट एवं जीवनोत्सव का कवि कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया, यह कथन किस समीक्षक का है? हिंदी का चरित्र पहली बार बड़े ही मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया, यह कथन किस समीक्षक का है? ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। उत्तर होगा ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। उपरोक्त कथन प्रख्यात समीक्षक राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। उपरोक्त कथन प्रख्यात समीक्षक राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और पराक्रमपूर्ण जीवन को चित्रित कर उनकी वीरता को प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इसमें दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और पराक्रमपूर्ण जीवन को चित्रित कर उनकी वीरता को प्रस्तुत किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इसके लेखक चंद्रवरदायी को हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि के रूप में माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके लेखक चंद्रवरदायी को हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि के रूप में माना है। पृथ्वीराज रासो को जलहर चंद्रवरदायी के पुत्र ने पूर्ण किया था। इसमें 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो को जलहर जो चंद्रवरदायी के पुत्र थे ने पूर्ण किया था। इसमें 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल में रचित छंदों का पिटारा या छंदों का अजायब घर कहा गया है। पृथ्वीराज रासो को आदिकाल में रचित छंदों का पिटारा या छंदों का अजायब घर कहा गया है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर किस ग्रंथ को कहा गया है, तो उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदायी का प्रिय छंद छप्पय है। चंद्रवरदायी का प्रिय छंद छप्पय है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक घोषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक घोषित किया है। इन्होंने पृथ्वीराज रासो के लिए जाली शब्द का प्रयोग किया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के लिए जाली शब्द का प्रयोग किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मूल रूप में पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में रचित माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मूल रूप में पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में रचित माना है। यह भी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि सुख सुखी संवाद में पृथ्वीराज रासो को रचित किसने माना है, तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी आधार पर उन्होंने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन किया, जिसमें उन्होंने 7 सर्गों का स्थान दिया है। डॉक्टर नामवर सिंह एवं डॉक्टर शिव सिंह सेंगर दोनों ने ही चंद्रवरदायी को छंदों का राजा कहा है। शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को विकासशील काव्य की संज्ञा दी है। शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को विकासशील काव्य की संज्ञा दी है। विकासशील काव्य की संज्ञा पृथ्वीराज रासो को किसने दी है? शंभुनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? आपको बताना है कि इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए खड़ी बोली हरियाणवी ब्रज,
ऑप्शन बी मालवी बुंदेली छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी अवधी बुंदेली बघेली, ऑप्शन डी मेवाती दक्षिणी मैथिली। तो आपको बताना है कि इसमें कौन तीन जो बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी खड़ी बोली हरियाणवी और ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। खड़ी बोली हरियाणवी और ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। विकल्प ए उत्तर सही है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली या कौरवी, खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहते हैं। हरियाणवी या बांगरू, यानी कि हरियाणवी को बांगरू या देशवाली भी कहते हैं। तीसरा है ब्रजभाषा, चौथा है बुंदेली और पांचवा है कन्नौजी। तो खड़ी बोली के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां जो आती हैं उसमें है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। अगला प्रश्न है रीतिकाल के किस कवि को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता मिली है? रीतिकाल के किस कवि को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता मिली है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी सेनापति। उत्तर होगा ऑप्शन डी सेनापति। उत्तर होगा ऑप्शन डी सेनापति। रीतिकाल के कवि सेनापति को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता मिली है। सेनापति का काव्य अपने यथा तथ्य और मनोरम कल्पनापूर्ण सत्य ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। सेनापति का काव्य अपने यथा तथ्य और मनोरम कल्पनापूर्ण सत्य ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। सेनापति के ऋतु वर्णन में सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है, जो हिंदी साहित्य में इस प्रकार का ऋतु वर्णन में बहुत कम मिलता है। देखिए, सेनापति के ऋतु वर्णन में सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है, जो हिंदी साहित्य में इस प्रकार का ऋतु वर्णन देखने को बहुत कम मिलता है। सेनापति भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं। सेनापति भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव पड़ता है। जिसमें भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। सेनापति की रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। प्रकृति वर्णन के 2 स्वरूप, उद्दीपन रूप और आलंबन रूप। प्रकृति वर्णन के 2 स्वरूप, उद्दीपन रूप और आलंबन रूप दोनों इनके रचनाओं में दिखाई पड़ते हैं। उद्दीपन प्रधान में प्रकृति केवल भावों को उत्तेजित करने वाली दिखाई गई है। उद्दीपन प्रधान में प्रकृति केवल भावों को उत्तेजित करने वाली दिखाई गई है। आलंबन प्रधान रूप में प्रकृति को ही कविता का विषय बनाया गया है। देखिए, उद्दीपन प्रधान जो कविताएं हैं उसमें भाव को उत्तेजित करने वाली प्रकृति को दिखाया गया है। आलंबन प्रधान रूप में प्रकृति को ही कविता का विषय बनाया गया है। सेनापति के प्रकृति वर्णन की विशेषता यही है कि उन्होंने लीक से हटकर आलंबन प्रधान का वर्णन किया है। सेनापति की प्रकृति वर्णन की विशेषता है उन्होंने लीक से हटकर आलंबन प्रधान देखिए, सेनापति की प्रकृति वर्णन की विशेषता यह है कि उन्होंने लीक से हटकर आलंबन प्रधान वर्णन किया है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस युग के निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस युग के निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशीनाथ खत्री, ऑप्शन डी बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन और गुलाब राय। उत्तर होगा ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपरोक्त विकल्पों के युग के निबंधकारों में बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध बातों का संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कहा है बातों का संग्रह। बातों का संग्रह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किससे हुआ है? ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पूर्वी मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी सौरसैनी अपभ्रंश। आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ऐसा ग्रिहर्सन द्वारा माना गया है।
ऐसा ग्रियर्सन द्वारा माना गया है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका साहित्यिक दृष्टि से ही अनुपम नहीं ठहरती। वर्णन, भारत की सांस्कृतिक विरासत में भी ये बेजोड़ सिद्ध होती हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नरेंद्र, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर होगा ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। रामचरितमानस और विनय पत्रिका साहित्य की दृष्टि से अनुपम साहित्य की दृष्टि से ही अनुपम नहीं ठहरती। वर्णन, भारत की सांस्कृतिक विरासत में भी ये बेजोड़ सिद्ध होती हैं। यह कथन बाबू गुलाब राय ने कहा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? जिस प्रकार मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर होगा ऑप्शन सी। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिसे उनकी पुस्तक चिंतामणि के कविता क्या है निबंध से लिया गया है। ऊपर जो कथन दिया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और उनकी पुस्तक चिंतामणि के कविता क्या है निबंध से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवित ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए आचार्य कुंतक, ऑप्शन बी आचार्य दंडी, ऑप्शन सी आचार्य मम्मट, ऑप्शन डी आचार्य रुद्रट। उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के लेखक का नाम अभिधावादी आचार्य कुंतक हैं। वक्रोक्ति जीवित ग्रंथ के लेखक का नाम अभिधावादी आचार्य कुंतक हैं। वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना गया है, जिसे अन्य आचार्यों ने खंडन किया है। वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना है आचार्य कुंतक ने। वक्रोक्ति शब्द का वक्र और उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। वक्रोक्ति शब्द वक्र और उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। वक्र का अर्थ है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ है कथन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ है कथन, अर्थात सीधे सादे सरल ढंग से पृथक विचित्र और टेढ़ेपन की उक्ति बात को वक्रोक्ति कहते हैं। अर्थात सीधे सादे सरल ढंग से पृथक विचित्र और टेढ़ेपन की उक्ति या बात को वक्रोक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में धनकुबेर की कन्या का नाम है। स्कंदगुप्त नाटक में धनकुबेर की कन्या का नाम है। ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, हालांकि ऑप्शन बी ऊपर होना चाहिए, ऑप्शन सी नीचे होना चाहिए, जबकि ये उलट फेर हो गया है। तो इसको वैसे वो ऑप्शन बी जो है विजया और ऑप्शन सी जयमाला और ऑप्शन डी रमा ही है। तो आपको बताना है कि स्कंदगुप्त नाटक में धनकुबेर की कन्या का नाम क्या है। ऑप्शन बी विजया। ऑप्शन बी विजया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त में मालव के धनकुबेर की कन्या का नाम विजया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त में मालव के धनकुबेर की कन्या का नाम विजया है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 में यह नाटक हुआ। यह नाटक 5 अंकों में विभाजित है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1928 में, और यह नाटक 5 अंकों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि वे उसे अपनी भाव भंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किस कवि के विषय में है? ऊपर जो कथन दिया गया है वो पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के विषय में है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी देव। उत्तर होगा ऑप्शन बी घनानंद। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का घनानंद के विषय में है। घनानंद रीतिकाल के 3 प्रमुख काव्यधाराओं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त के अंतिम काव्यधारा के अग्रणी कवि हैं। घनानंद रीतिमुक्त धारा के अग्रणी कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है,
चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक का है? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उपरोक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रामाणिक एवं व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल की संज्ञा प्रदान करने वाले इतिहास लेखक का नाम है। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल की संज्ञा प्रदान करने वाले इतिहास लेखक का नाम है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो आपको बताना है कि उत्तर मध्यकाल को किसने अलंकृत काल की संज्ञा दी। उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल की संज्ञा प्रदान करने वाले इतिहास लेखक का नाम है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा है। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा है मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।